नाम पर बेइज्जती, मेंटल टॉर्चर और उत्पीड़न से तंग आकर आज देश के आम लोगों के साथ साथ आईपीएस अफसर भी जान गंवा रहे हैं। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने मंगलवार 7 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और वजह वो उत्पीड़न है जो इस देश में आज से नहीं बल्कि बरसों से चला रहा है। जाति के नाम पर भेदभाव, मार पिटाई, गालियां और अपमान करने वाले लोगों ने गरीब या छोटी जाति को इस समाज में कभी इंसान समझा ही नहीं। नतीजा ये रहा कि इस तरह के टॉर्चर से परेशान होकर हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मारकर हमेशा के लिए इस उत्पीड़न से मुक्त करना चुना और अब उनका सुसाइड नोट भी सामने आ गया है। जो खुलासे इस नोट में किए गए हैं वो सभी को हैरान परेशान करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार काफी लंबे समय से अपने सहकर्मियों की चिढ़ और उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे। हाल ही में उनका ट्रांसफर भी इन्हीं मतभेदों के चलते सजा के तौर पर कर दिया गया। आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर अपनी पत्नी अमनीत कुमार और एक बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग की सचिव है। पत्नी हरियाणा सीएम नायब सैनी के साथ 5 अक्टूबर को जापान गए राज्य सरकार के डेलीगेशन में शामिल थी। मंगलवार को वाई पूरन कुमार और उनकी छोटी बेटी घर पर थे। बाप बेटी सुबह ग्राउंड फ्लोर पर थे। थोड़ी देर बाद पूरन कुमार उठकर कोठी के बेसमेंट में चले गए, जबकि बेटी अपने किसी काम में व्यस्त हो गई। बेसमेंट में पहुंचने के बाद पूरन कुमार ने वहां पड़ी कुर्सी पर बैठकर पिस्टल को अपनी कनपटी पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक ही सेकंड में उनके सिर के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब कुछ देर बाद बेटी बेसमेंट में गई। पिता की बॉडी और खून देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी तरह रोते बिलखते उसने पुलिस को और आसपास के लोगों को सूचना दी। शव कब्जे में लेकर सेक्टर 16 स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने गनमैन के सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। आईपीएस अफसर ने अपने गनमैन से बंदूक ली थी, जिसके बाद वो बेसमेंट में चले गए और गार्ड्स को वहां आने से रोक दिया। जिस बेसमेंट में उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी की वो पहले से ही साउंड प्रूफ था, जिस वजह से किसी को गोली चलने की आवाज नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पूरन कुमार ने मरने से पहले 9 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा। इस नोट में कुछ वर्तमान और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के नाम लिखकर उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया गया। ये नोट इंग्लिश में टाइप किया गया और इसके आखिर में हरे पेन से साइन किए गए। फाइनल नोट पर 7 अक्टूबर की तारीख लिखी है। इस नोट में जो 15 नाम लिखे गए हैं उनमें 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसर हैं। इनमें से 4 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जबकि 11 अभी भी हरियाणा सरकार में सीनियर पदों पर तैनात हैं। जो 4 अफसर रिटायर हुए हैं उनमें से भी 3 महत्वपूर्ण पदों पर एडजस्ट हो चुके हैं। पूरन कुमार ने अपने नोट में राज्य के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ साथ पुलिस महकमे में तैनात जिन 9 अन्य आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं उनमें अमिताभ ढिल्लों, संदीप खिरवार, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माटा रवि किरण, सिबास कविराज, पंकज नैन, कुलविंदर सिंह और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया शामिल हैं। जिन 4 रिटायर्ड अधिकारियों के नाम पूरन कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे हैं उनमें से 2 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी हैं। इनके नाम पूर्व चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएन प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, पूर्व डीजीपी मनोज यादव और पूर्व डीजीपी पीके अग्रवाल हैं। आखिरी नोट के लास्ट पैरा में पूरन कुमार ने लिखा कि डीजीपी की ओर से नरेंद्र बिजारनिया को ढाल बनाकर मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा सके। मैंने बिजारनिया के खिलाफ जो शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं अब लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार ज्यादा देर सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इन सब का अंत करने का ये निर्णय लिया है।
मैंने इस नोट में लिखा है कि ऊपर दिए गए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने मुझ पर अत्याचारों की सीमा लांघ दी है और अब मुझ में ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बची है। अपने इस अंतिम कदम के लिए मैं इन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता हूँ। गैर नामित पदों पर नियुक्ति, मेरे आवेदनों पर कोई प्रतिक्रिया न देना, प्रताड़ना करना, समाज में मेरी बेइज्जती करना और लगातार मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करने की कोशिश जारी रखना, इन सभी प्रताड़नाओं ने मुझे अंतिम कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है और मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। 15 नवंबर 2024 को मैंने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की थी। उनसे खुद पर हो रहे जातिवादी हमले और अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया भी था। खुल्लर ने मेरी बात सुनकर सहमति जताई, साथ ही लिखित दस्तावेज भी दिए थे। इसके बाद मैंने 27 दिसंबर 2024 को फिर से उनसे मुलाकात की। इसमें मुझे 26 दिसंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार पत्र के जरिए जानकारी मिली कि मुझे चार्जशीट करने की तैयारी की जा रही है। खुल्लर ने मुझे आश्वासन दिया और एससी होम को फिर से पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए। उन्होंने लिखा कि ये सारी कार्रवाई डीजीपी हरियाणा के निर्देश पर मीडिया में आई, इससे मेरे सम्मान को काफी ज्यादा ठेस पहुंची। बता दें कि हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट के बाद इनमें से TVSN प्रसाद को हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, राजीव अरोड़ा को क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी का अध्यक्ष और मनोज यादव को हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महानिदेशक बना दिया है। इन आरोपों के बाद आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी और प्रदेश की वरिष्ठ आईएएस अफसर अमनीत कुमार ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर रोहतक रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी, जिसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप था। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने बताया कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील ने एक शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ी एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद सुशील को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का भी नाम ले लिया। रोहतक पुलिस ने मंगलवार शाम को सुशील को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पूरन कुमार के सुसाइड की यही वजह मानी जा रही है। पूरन कुमार को 29 सितंबर को सरकार ने रोहतक रेंज के आईजी पद से हटाते हुए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी पीटीसी सुनारिया में आईजी लगा दिया। पुलिस महकमे में इसे एक तरह की पनिशमेंट ट्रांसफर समझा जा रहा था, जिसके 2 दिन बाद ही वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि पूरन कुमार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे। उन्होंने BE कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी और IIM अहमदाबाद से स्नातक थे। वो अपने करियर के दौरान कई बार अपने ही विभाग के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ते रहते थे। उन्हें कभी हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर भेदभाव के आरोप भी लगाए थे और इस मामले में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। बड़ी बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही थी, जबकि उनकी छोटी बेटी परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। मरने से पहले आईपीएस पूरन कुमार ने वसीयत तैयार की थी। उसमें उन्होंने सभी चल अचल संपत्तियों की मालकिन अपनी पत्नी को बनाया। संपत्ति में HDFC के सेविंग अकाउंट के पैसे, इस अकाउंट से जुड़े डीमैट अकाउंट के शेयर, मोहाली में प्लॉट, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, गुरुग्राम में ऑफिस स्पेस, चंडीगढ़ के सेक्टर 11A में मकान में 25% हिस्सेदारी के मालकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया। उन्होंने इस वसीयत में ये भी लिखा कि इन संपत्तियों की जानकारी पहले ही वार्षिक संपत्ति घोषणा पत्र में दर्ज है। आईपीएस अफसर की मौत की खबर ने देश की राजनीति में भी हड़कंप मचा दिया है। आलम यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियों का गुस्सा इस मामले पर फूट रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहना पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु।
ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय का विश्वास रखता है। हरियाणा सीएम नायब सैनी भी उनकी मौत के बाद उनके घर पहुंचे और परिवार को संवेदनाएं दी। आईपीएस अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में इन अफसरों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और करियर में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्हें लगातार अपमानित किया गया, पदोन्नति और वेतन लाभों से भी वंचित रखा गया और झूठे मामलों में फंसाने की हमेशा साजिश रची गई। और इन तमाम अपराधों में क्या कहता है देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और ये साबित हो जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था, तो इस धारा के तहत वो दंडनीय अपराध कहलाया जाएगा। इस धारा के तहत उकसाने वाले को 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। SC/ST एक्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को रोकने से संबंधित है। SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जाति का अपमान करने पर कम से कम 6 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। SC/ST एक्ट की धारा 3 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जाति सूचक, अपमानजनक भाषा का प्रयोग, धमकाना और सामाजिक बहिष्कार करने को अपराध मानती है। बुधवार दिन में पूरन कुमार का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उनकी पत्नी और हरियाणा की सीनियर IAS अफसर अमनीत कुमार ने इसकी सहमति नहीं दी। आत्महत्या के चौथे दिन भी उनके परिवार ने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। परिवार ने FIR के बाद सीएम को पत्र लिखकर भी 4 मांगे रखी हैं और कहा है कि पहले न्याय चाहिए, उसके बाद ही पूरन कुमार की अंतिम विदाई हो। हम रोजाना कहीं न कहीं दलितों, आदिवासियों के साथ अत्याचार और हत्या के मामले सुनाते हैं। आए दिन जाति भेदभाव के चलते गरीबों, दलितों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन कभी किसी को ये विचार लायक मुद्दा लगा ही नहीं। लेकिन आज की घटना से लगता है कि एक गरीब दलित, आदिवासी और देश के IPS अधिकारी की हालत में कोई फर्क नहीं बचा है। देश के गौरवान्वित IPS अधिकारी भी जाति भेदभाव के कारण अपनी जान देने को मजबूर है। यानी कि कहा जा सकता है कि ये भेदभाव करने वाला समाज और ढीली कानून व्यवस्था दलितों, आदिवासी समुदाय को कभी बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती। यही कारण रहा कि आज खुद अफसर को भी ना कोई कानूनी सहायता मिली और ना ही समानता। अधिकारी खुद दर दर जाकर अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहा, तो उतनी बार उस पर जाति और उत्पीड़न के पत्थर फेंके गए। अब सवाल है कि आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा, कब देश का हर नागरिक एक समान होगा। सरकार को इस बारे में जवाब देना ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।